वक्त हमारे आज के हॉट इशू का अफगानिस्तान के साथ जंग या दोस्ती। इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में। वहाँ से मैं ज्वाइन किया अनस मलिक जो नुमाइंदा खुसूसी हैं एशिया वन न्यूज़ के, वहाँ मौजूद हैं। और हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने जो दिफाई तजिया कार हैं। अनस, पहले आप ये बताइएगा कि तालिबान की अमन के लिए क्या शराइत है और पाकिस्तान की क्या शराइत हैं और कैसा चल रहा है मुज़ाकरात का माहौल? अफ्तार साहब, मुज़ाकरात का माहौल जो है वो आज एक वर्किंग लेवल मुज़ाकरात हैं, जो कि पाकिस्तान की जानिब से 7 रुकनी डेलीगेशन है, अफगान तालिबान की जानिब से भी 7 रुकनी डेलीगेशन है। हालिया होने वाले अटैक्स के तनाजुर में ये थोड़ा सा टेंस माहौल हमने देखा है। अब तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है जब से ये मुज़ाकरात जारी हैं, और अभी तक हमें ये नहीं पता कि मुज़ाकरात कितनी देर और जारी रहेंगे। 3 नुकाती एजेंडा है जिसके ऊपर आज के मुज़ाकरात जो है वो फोकस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फोकस जो है वो जॉइंट बॉर्डर वर्किंग मैकेनिज्म है, उसके ऊपर आना है। और उसमें पाकिस्तान का जो पॉइंट है वो यही है कि अफगानिस्तान की जानिब से जो टेररिस्ट सेफ हेवन्स दिए जाते हैं, जिसका जिक्र यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में, सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के अंदर किया गया है, उनको किसी तरह रोका जाए। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, अब जराए का यही कहना है कि ये 7 रुकनी डेलीगेशन दोनों तरफ है, और सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर्स जो है वो यही है कि किस तरह इस जॉइंट बॉर्डर वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर अग्री किया जाए एक ऐसे फ्रेमवर्क के तहत जो कि लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल और वेरीफाइबल हो। अफसार साहब, ठीक। दूसरा, आप बता रहे थे एजेंडा पे 3 आइटम्स हैं, एक तो ये होगा, बाकी दोनों कौन कौन से हैं? जी, बाकी दूसरा पॉइंटर जो है वो है विद रिगार्ड्स टू ट्रेड, और जो पाकिस्तान में जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनकी सेफ वापसी के हवाले से, डिग्निफाइड वापसी के हवाले से। जो ट्रेड वाला मामला है वो थोड़ा सा उन्होंने पुश बैक किया है, उसको पाकिस्तान की जानिब से उसको बड़ी क्लियरली वाज़ेह किया गया है कि पॉलिटिकल टूल के तौर पे ट्रेड या डिपोर्टेशन को इस्तेमाल ना किया जाए। और इसमें ये बात भी काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह की गई है पाकिस्तान की जानिब से, एटलीस्ट पॉइंट जो ये रखा जा रहा है कि ख़ासतौर पे जो एक चीज़ इंटरनेशनल बॉर्डर अग्री कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1948 के अंदर, उस बॉर्डर को लेके अफगानिस्तान की जानिब से हमने देखा गया है कि चाहे वो रिपब्लिक हो या एमिरेट हो, चाहे वो अफगान तालिबान हो या अफगानिस्तान की हुकूमत हो, बारहा डोमेस्टिक कंसर्न्स के लिए वो इस बात को दुरंत लाइन के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से इस बारे में इस बात को भी बावर करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये दोनों जो पॉइंटर्स हैं ये एट द बैक बर्नर है। जो सबसे बड़ा इशू है, जो कंटेंशियस इशू है, वो प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट की है या उन टेररिस्ट हाइडआउट्स की है, जो कि पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान को या अफगान तालिबान को जिनके खिलाफ वेरीफाइबल और इरिवर्सिबल एक्शन लेना होगा। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ सकते। साहब, ठीक, तो आपको इसमें कैसा फील क्या आ रही है? ये एजेंडा आइटम सामने रख के जो बातचीत हो रही है, आपको लगता है कि कोई कंसेंसस इस पे हो जाएगा या कहीं पे आपको रुकावट नजर आ रही है? देखिए, रुकावटें तो हैं, तभी इस वजह से 6 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर जाने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ये बातचीत का सिलसिला अभी भी चल रहा है। आज जो होने वाली टॉक्स हैं वो वर्किंग लेवल की थी। वर्किंग लेवल के ऊपर उन्होंने एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म की तरफ, एक अग्रीमेंट की तरफ जाना था। एग्रीमेंट आज साइन नहीं होना था। एग्रीमेंट एक साइन हुआ, वो था दोहा के अंदर, वो ये था कि सीज फायर उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा जब तक टॉक्स कंक्लूड नहीं हो जाती। अब क्योंकि टॉक्स ऑन गोइंग फेज है, इसलिए सीज फायर होल्ड कर रहा है। पॉलिटिकल एग्रीमेंट की तरफ इनको जाना था, आज अभी तक पॉलिटिकल एग्रीमेंट की तरफ नहीं गए हैं। इसका मतलब ये कि शायद हम देखें, शायद एक दौर टॉक्स का और हो, यहाँ पर हो कि दोहा में हो कि रियाद में हो, ये कहना कुछ कबल वक्त होगा। अभी आज जब तक ये टॉक्स खत्म होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हंगू में होने वाला हमला और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की जानिब से जो कंटिन्यूस ऑपरेशंस किए जा रहे हैं तहरीक तालिबान के खिलाफ और मुख्तलिफ डिफरेंट दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ, वो एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है और पाकिस्तानी नेगोशिएटर्स का ये कहना है कि अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी जो है वो उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त भी वो थमी नहीं है। और जब तक वो सिलसिला रुक नहीं सकता, जब तक वो सिलसिला रुकेगा नहीं, तब तक कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती। पाकिस्तान अपने एंड पे टर्किश नेगोशिएटर्स को भी उन्होंने ये बात दावर करवाई, और एक एडवांटेज जो था पिछली टॉक्स का वो ये था कि जो पहला राउंड हुआ था पिछली टॉक्स का, जो दोहा में होने वाले पिछले हफ्ते मुज़ाकरात थे,
उसका पहला सेशन तकरीबन 5.5 घंटे पर मुहित था। उस 5.5 घंटे के सेशन में पाकिस्तान ने तुर्किया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से अलग से आगाह किया, फिर सेपरेटली कतर को आगाह किया। इसी तरह अफगानिस्तान ने अपनी बात पहले तुर्किया और फिर कतर के सामने रखी। अच्छा, और ठीक फिर है। दूसरे सेशन के अंदर आमने सामने वफूद बैठे थे। जी। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा ब्रीफली कि आपके ख्याल में ये जो इसमें ब्रेक थ्रू आ सकता है, ख़ास तौर पे ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो वफ्द की क़यादत है DGMO कर रहे हैं, इसके पीछे क्या हिकमत है? देखिए, पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत DGMO नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत सीनियर इंटेलिजेंस, मिलिट्री और डाइवर्स वफ़द है, जिसमें DGMO इस वफ़द का हिस्सा नहीं है। कॉन्ट्ररी टू रिपोर्ट्स, DGMO इस वफ़द का हिस्सा नहीं है। अच्छा, दैट बीइंग ठीक है। सेड, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वर्किंग लेवल टॉक्स है। ये वर्किंग लेवल टॉक्स थी। पहले इसमें गुमान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के खुद आएंगे, लेकिन क्योंकि अब तक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो नहीं सका कि जी किस बुनियाद के ऊपर क्या फ्रेमवर्क होगा उस बातचीत का, इसीलिए यहाँ पे पहले वर्किंग वफूद आए हैं और फिर आगे पॉलिटिकल लीडरशिप ने आगे जाके उसको साइन करना होगा। ठीक, अब साथ बहुत शुक्रिया अनस मलिक हमसे बात करने का, और गुड लक फॉर योर स्टे देयर एंड फॉर मोर न्यूज़। जनरल साहब, ये फरमाइएगा, आपने सुनी सारी गुफ्तगू हैं, आपको क्या लगता है कि जो जितनी भी आपने गुफ्तगू सुनी और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू होगा? और ये क्या बात हुई कि हम पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं TTP के खिलाफ, उस पर भी उन्हें एतराज़ है अफगानिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर साहब, बात है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है जी। इट्स अ कॉम्प्लेक्स वेब कह ले एक पूरी, और कॉशियस ऑप्टिमिज्म हमने पहले भी शो किया था एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान का एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के वफ्द के साथ कह ले, या जो तालिबान की वहां पे रिप्रेजेंटेशन है, कि दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान के लोगों की हुकूमत नहीं है। दिस इज द गवर्नमेंट बनी हुई है जो डिफेक्टो गवर्नमेंट, माना उसको बहुत से मुल्कों ने नहीं है। ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान ने अभी तक उनको नहीं माना। उसकी वजह यह है कि पिछली रिजीम को पाकिस्तान ने माना। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान को सपोर्ट किया कि स्टेबिलिटी ले आएंगे, अफगानिस्तान स्टेबल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा अपना इंटरेस्ट था स्टेबल अफगानिस्तान के अंदर। एनीवेज, तो ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं है उनका जी। कोई स्टेट्स क्राफ्ट तो है नहीं। कभी वो फाइटर बन जाते हैं, कभी मौलाना बन जाते हैं, कभी मुफ्ती बन नहीं, तो जाएंगे, आपको ये पेचीदगी तो है, लेकिन पेचीदगी में से आगे बढ़ने का रास्ता क्या है अब आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान को? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि खुली जंग होगी अगर वो बात मुज़ाकरा से मामला तय नहीं होते। तो आप जंग देख रहे हैं या अमन देख रहे हैं? थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है जी, ये मामला प्रोटेक्टेड चलेंगे, क्योंकि अब एक प्रॉक्सी एक्सटर्नल एलिमेंट्स शामिल हो गया बुरे तरीके से जी। पहले का जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स थे, लाइक अमेरिकन अगर वहां पर मौजूद थे, वो पैसा भी ला रहे थे, पैसा इस्तेमाल भी हो रहा था, उनकी फोर्सेस वहां पे मौजूद थी। 2700 प्लस सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो पैसे के साथ ही ऑपरेशन चला रहे थे। एंड व्हाट आई एम हिंटिंग एट इज कि मनी स्पीक्स इन अफगानिस्तान जी। एक पॉलिसी को भी वही ड्राइव करता है, उधर की शरिया को भी वही ड्राइव करता है, वहां की पॉलिटिक्स को वही ड्राइव करता है। देखिए, पाकिस्तान ने करना क्या है? पहली बात तो यह कि पाकिस्तान ने इसको एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला करार देना है। ये कोई पख्तूनों का मसला, या इसको नैरो डाउन नहीं करना कि दोनों तरफ उनके सपोर्टर्स इस प्रॉब्लम के आ जाएं। एग्जैक्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑन बोथ साइड की ये एक प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्टेट के दरमियान है। ये कोई पख्तूनों का मसला नहीं है, क्योंकि जब पख्तूनों में हम जाते हैं तो फिर सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स, बहुत सारी चीजें, पॉलिटिक्स, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट में भी अफगानिस्तान को आ रहा है, ये टेररिज्म के साथ साथ जो इलीगल स्पेक्ट्रम को चेक हो रहा है ना, वो उनको तकलीफ ज्यादा होनी है जी। वो उधर भी तकलीफ होनी है, और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अफसार साहब, यू नो दैट कुछ इलीगल स्पेक्ट्रम जब आप कहते हैं तो वो क्या है, जरा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आम आदमी के लिए? इलीगल स्पेक्ट्रम ये जो रिलेटेड है जी स्मगलिंग गुड्स के साथ, ये जो गाड़ियां आती हैं, ये जो नारकोटिक्स पूरी दुनिया में आप फैलाने की कोशिश करते हैं, पॉपी क्रॉप्स है, लॉट ऑफ स्मगलिंग, स्मगल्ड गुड्स, अफगान ट्रेड के शक्ल में जो
अच्छा, ठीक है, तो ठीक है। ज्यादा जोर देते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू। पाकिस्तान अभी हाल ही में $1 अरब डॉलर की नारकोटिक्स पकड़ी हैं बहिरा अरब में। आज पाकिस्तान में भी कोई 20 अरब रुपए की आइस बरामद की गई है। तो काफ़ी पाकिस्तान के जो है नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ काफ़ी शिद्दत से जारी है, पूरी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। तो मुझे फरमाइएगा भी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पैसा उनको चलाता है और शरीयत भी उनकी पैसे से चलती है। तो शरीयत के लिए पैसा भी है वहाँ, इस कौन सी शरीयत है जिसमें नारकोटिक्स की स्मगलिंग की इजाज़त है, बच्चों को, नौजवानों को इस नशे की लत पे लगाना, ये किस तरह का? बस अनफॉर्चुनेटली अफसार साहब, ये इसी को उन्होंने शरीयत सामने रख के एक पॉलिटिकल रीजन फॉर दी मूवमेंट चलाया हुआ है जी, जो तालिबान की मूवमेंट चलाई। अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि क्योंकि हम जब तालिबान की बात करते हैं तो फिर वही लोग पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं इनका लिंक जरूर निकल आ जाता है। लेकिन सीरियसली टेलिंग यू, पाकिस्तान ने भी सपोर्ट इनको इसलिए की था कि अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए ना। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं बातें कर रहा कि जो हमारे ब्रदर्स है, मुस्लिम्स है, ठीक है वो है, हम डसे गए जी उस सुराग से, बार बार डसे गए। अब इमोशनल रोने वाला तो मैं फैक्टर कभी भी नहीं लाऊंगा कि हम रोना शुरू कर दें। आप क्या मशवरा देंगे पाकिस्तान की निगोशिएटिंग टीम को? क्या मशवरा देंगे आप, क्या करना चाहिए उन्हें? ब्रीफली बता दीजिए। पाकिस्तान उनके सामने अपनी तमाम ऑप्शंस रख दे जी, कि ये चीजें हैं, ये हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी हमें ये सपोर्ट की जरूरत है, अगर आप करते हैं तो। वरना अदर पॉलिसी ऑप्शंस, अनफॉर्चुनेटली काइनेटिक को मैं देख रहा हूं कि इसकी एप्लीकेशन आगे देख रहा हूं साथ साथ। मैं कोई डिस्कॉर्डेंसी नहीं फैलाना चाह रहा। अच्छा, थोड़ी सी काइनेटिक्स की एप्लीकेशन, यू विल हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। अफगानिस्तान के मुझे नहीं लगता कि वो इन बातों से, देयर आर स्पॉयलर्स, ये याद रखिएगा। अब इंडिया एज अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर भी बहुत बड़ा स्पॉयलर है। टीटीपी के अंदर भी 70-80 ग्रुप है जी। यहाँ तो 50-100 बंदे लेके अलग एक लीडर कल पैदा हो जाएगा, ये करके भी चले जाएंगे तो कोई और वहां पे क्रिएट हो जाएगा जी। और जो इनको नाकाम देखना चाहते हैं तालिबान रजीम के अंदर बैठे, वो उनको यूज करना शुरू कर देंगे। तो वो कहते हैं ना कि मार्केट में इतना वेपन पड़ा हुआ है, इतना असला पड़ा हुआ है, इतने लोग पड़े हुए, इतने लीडर, इतनी बूट्स पड़े हुए ऑन ग्राउंड इनके, तो वो उधर से खरीदेंगे, किसी और को पेमेंट कर लेंगे, उस दुकान से सामान उठा के चला देंगे। दैट्स व्हाई जॉइंट मैकेनिज्म। देखिए, अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान से पहले फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान पॉलिसी देनी है कि वो उनको गवर्न करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी अगर नहीं है, उन्होंने इलेक्शंस में नहीं जाना, आंसरेबल नहीं है, तो वो बिल्कुल ही मादर पिदर आजादी नहीं हो सकती ना। वंस दे विल डिसाइड कि हमने करना, तो उनको ये मैनेजमेंट ये चीजों में आना पड़ेगा फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। इंडिया तो कल इनको यूज करके, जैसे 20 साल की एप्लीकेशन के बाद क्याटिक अफगानिस्तान छोड़ के चला गया अमेरिका, इंडिया तो उससे भी बुरा हशर करके इनका चला जाएगा।